हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 9 जनवरी 2023 को पेपर 2 में पूछे गए थे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 15 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना। सेकंड है पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। थर्ड है वर्गीकरण व पृथकीकरण का पुष्टिकरण। और फोर्थ है पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। देखिए, समावेशी स्कूल में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होना चाहिए, मानकीकृत और सख्त पाठचर्या नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए। साथ ही बच्चों में लेबलिंग नहीं करना है कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में और तुम बहुत बुरे हो, ऐसा नहीं करना है। दोषारोपण को नहीं अपनाना है। साथ ही उनमें वर्गीकरण और पृथकीकरण नहीं बल्कि सबों को एक साथ मिलाकर, पृथक करके नहीं, एक साथ और समावेशी तरीके से उन्हें पढ़ाना होता है, इसलिए यह भी गलत है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, क्वेश्चन करना ही समावेशी स्कूल की रचना में शामिल है। यानी पूर्वाग्रह को दूर करके, ये नहीं है कि इस जाति का बच्चा जो है वो नहीं पढ़ सकता है, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और उनके पास गरीब अमीर में ऐसा भेदभाव आपको नहीं करना है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। ऑप्शन फर्स्ट है सभी बच्चों की बात को धैर्य पूर्वक सुनना। सेकंड है बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण। थर्ड है बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा। फोर्थ है स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। अब देखिए, बच्चों को कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उन्हें अच्छा हम शिक्षा दे सकते हैं स्कूल में। उन्हें सख्त निगरानी उन पर नहीं होनी चाहिए बल्कि एक सामान्य सा अनुशासन होना चाहिए। ये नहीं है कि उसे सख्त कर दिया, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें मार पड़ेगी। उन्हें कड़ी शारीरिक सजा तो आपको देना ही नहीं, पनिशमेंट तो बिल्कुल वर्जित है। साथ ही ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर वार्षिक उत्सव होता है तो केवल उच्च उपलब्धि यानी जो जिन बच्चों के मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं केवल उन्हीं वही भाग लेंगे और बाकी लोग नहीं भाग लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में हीनता की भावना आएगी और उन्हें योग्यता के आधार पर कि तुम तो बहुत अच्छा मार्क्स लाए हो तो तुम आगे बैठो और जिनका अच्छा मार्क्स नहीं आया है वो लोग पीछे बैठेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। आपको सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना है क्योंकि कक्षा को कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए जिसमें सभी की बातों को सुना जा सके और किसी को के साथ भेदभाव नहीं करना है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, रंग कुछ भी हो और उसका लिंग कुछ भी हो। ये नहीं है कि लड़कियों की बात को सुन रहे हैं, लड़कों की बात को नहीं सुन रहे, या फिर लड़कों की बात को ही केवल महत्व दे रहे हैं, लड़कियों की बात को महत्व नहीं दे रहे। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन फर्स्ट है लेखन वैकल्य। सेकंड है गुणज वैकल्य। थर्ड है स्वलीनता क्रम विकार और फोर्थ है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा तो वो गलतियां ही क्यों करेगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो गलतियां करते ही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा क्योंकि बच्चे को लिखने में कठिनाई है, यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है, इसलिए यह लेखन वैकल्य का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नजदीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए। सेकंड है आरव को आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। थर्ड है बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए। फोर्थ है आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आप यह तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे यह है कि माता पिता को उसके रिपोर्ट कार्ड को भेज देंगे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है और उसे कड़ी सजा नहीं देनी है। लेकिन अब आप फंसेंगे कहाँ, ऑप्शन सेकंड और फोर्थ में। देखिए, अभी वर्तमान में जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा प्रणाली है। इसमें बच्चे को विशिष्ट स्कूल में, विशिष्ट विद्यालय में नहीं भेजना है बल्कि उन्हें सबों के साथ मिलाकर ही शिक्षा देनी है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। आरव को यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत ज्यादा नजदीक बैठने पर जोर देता है और किताब को बिल्कुल अपनी आंखों के पास रखता है, यानी उसे देखने में कठिनाई है, तो इसलिए उसे आंखों की जांच के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेने की जरूरत है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न है,
मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? ऑप्शन फर्स्ट है स्वलीनता, सेकंड है सृजनात्मकता, थर्ड है भाषा वैकल्य और फोर्थ है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसमें क्या होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, इसमें यहाँ पर यह बात नहीं की जा रही है, इसलिए अभी नहीं होगा। भाषा वैकल्य में बच्चे को पढ़ने लिखने आदि में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इसमें यह भी नहीं कहा जा रहा। स्वलीनता में बच्चा एक दूसरे से यानी दूसरे लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, उनके सामने खुलकर अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। मौलिकता, सोच में प्रवाह और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल होना किसी भी चीज के लिए सोचते समय, तो यह क्या है, सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है समालोचनात्मक सोच, सेकंड है सृजनात्मकता, थर्ड है समस्या समाधान और फोर्थ है कैसे सीखते हैं यह सीखना। तो देखिए यह चारों ही ऑप्शन जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी नेगेटिव नहीं है ऐसा कुछ भी इसमें, इसलिए चारों का ही विकास करना चाहिए। हम एक का ही विकास क्यों करें, जब समालोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग भी सही होता है, सृजनात्मकता का भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है यह भी सिखाना चाहिए और कैसे सीखते हैं यह भी सीखना अपने आप में एक विशेष गुण होता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। 1 2 3 4 सभी इन कौशलों का हमें विकास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथन ए, सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थी में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है, सीखना दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है, सही विकल्प चुनें। देखिए सहयोगात्मक अधिगम कब सही होता है, जब हम शिक्षकों को के द्वारा या फिर विद्यार्थियों में आपस में ही समूह बनाकर आपसी संवाद कर रहे हैं, किसी भी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह सीखने के लिए, अधिगम के लिए अच्छा होता है। साथ ही सीखना जो है दूसरों की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है, हम खुद भी उसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, साथ ही दूसरे लोगों की मदद भी लेते हैं, यानी कि कथन और तर्क दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, सेकंड है बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, थर्ड है बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, फोर्थ है बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक तरीके से नहीं सीखते, बच्चे लीनियर नहीं सीखते, यानी एक सीधी रेखा में उनका अधिगम नहीं होता है। क्या आप कल जितना पढ़ते हैं उतना आज पढ़ सकते हैं, एक ही तरीके से चीजों को सीख सकते हैं? नहीं सीखते, बल्कि एक चक्रीय तरीके से सीखते हैं, यानी कुछ इस तरीके से सीखते हैं, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से सीखते हैं, रैखिक तरीके से नहीं सीखते, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डैश सीखने का केंद्र है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुबंधन, सेकंड है रट कर स्मरण करना, थर्ड है अर्थ बनाना और फोर्थ है वेधन व अभ्यास। अब देखिए बेवजह का अभ्यास भी सही नहीं माना जाता है, रटने को, रोट लर्निंग को हम लोग सही नहीं मानते। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ बनाना ही सीखने का, लर्निंग का केंद्र है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सेकंड है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, थर्ड है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने और उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए, फोर्थ है बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बच्चा निष्क्रिय रूप से कोई भी चीज सीख रहा है तो इसमें अच्छा कहाँ है? नहीं है, उसने सीखा क्या? कुछ भी नहीं। निष्क्रिय लर्निंग को हम लोग सही नहीं कह सकते, इसमें बच्चा खुद से कुछ भी नहीं कर रहा है, यह भी गलत है। साथ ही सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगला है कि बच्चों को स्वयं कुछ भी करने के लिए और लक्ष्य तय करने के लिए उन्हें हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है, बच्चों के में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए ऑप्शन फर्स्ट है सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सेकंड है सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें यही रणनीति को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए, थर्ड है बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और फोर्थ है सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए क्या होता है, आपने कभी बच्चों का जो मैथ्स का बुक होता है आपने उसे देखा है,
अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी अभ्यास देने से पहले कुछ उदाहरण दिए गए होते हैं और उसके बाद अभ्यास दिया गया होता है। क्यों? ताकि बच्चे उस पैटर्न को देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। इसमें भी यही पूछा जा रहा है। तो प्रभावी समस्या समाधान कैसे होगा? जब बच्चे सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित उन्हें करेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो कि ये पहले वाला जो इक्वेशन था, पहले वाला जो कोई प्रॉब्लम है, उसे आपने किस प्रकार से सॉल्व किया था, वैसे ही आपको अगली समस्या को भी सॉल्व करना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है। ऑप्शन फर्स्ट है सीखने की प्रक्रियाओं पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण। सेकंड है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। थर्ड है जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना। फोर्थ है अनर्थक वेधन व अभ्यास और याद करने को हम लोग सही नहीं मानते हैं और सीखने की जो प्रक्रिया है वह पूर्णतः शिक्षक के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है इसका सही आंसर होगा संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना और नई जानकारी को, यानी जो हमने हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें नई जानकारी को जोड़ते हुए सीखना। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझाने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। तर्क है बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। देखिए बच्चे क्या होता है, अपने अनुसार विभिन्न घटनाओं को सीखने के लिए सिद्धांत गढ़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं। और साथ ही बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, वो निष्क्रिय नहीं है कि बस केवल उनके अंदर ज्ञान ऐसे ही हम बोल बोल कर भर दें, ऐसा नहीं है। बच्चे एक्टिव होकर स्वयं से कार्य करके चीजों को सीखते हैं, इसलिए कथन और तर्क दोनों ही सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर डैश हो जाता है और वे डैश विद्यार्थी बन जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बढ़ और स्वनियमित, सेकंड है बढ़ और निष्क्रिय, थर्ड है कम और स्वनियमित और फोर्थ है कम और निष्क्रिय। अब ये क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है वो आपकी समझ से बाहर जा रहा होगा। क्या कहा जा रहा है? बढ़ का मतलब है हाई और जहां पर कम दिया गया है, कम लिखा गया है, उसका मतलब है लो। अब इसे आप लोग सीख सकते हैं कि अभिप्रेरणा का स्तर, जब बच्चे महसूस करते हैं कि सीखना उनके नियंत्रण के अंतर्गत है, तो वो सीखना ज्यादा शुरू करेंगे या फिर कम करेंगे? ज्यादा ही करेंगे, स्वाभाविक बात है। तो बढ़ होगा यानी हाई होगा, यह तो हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या निष्क्रिय होगा? जब बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता जो है, सीखने की इच्छा अगर हाई होगा, तो क्या वो निष्क्रिय रूप से सीखेंगे? नहीं, वो सक्रिय रूप से, खुद से सक्रिय होकर और नियमित अपने आप सीखने की चाहत उनके अंदर होगी और वो सीखना शुरू करेंगे, अधिगम उनका शुरू होगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? ऑप्शन फर्स्ट है चिंता, सेकंड है उत्साह, थर्ड है खुशी और फोर्थ है गर्व। अब देखिए सीखने की प्रक्रिया में बाधा क्या डालेगी? अगर आप उत्साहित हैं, खुश हैं, गर्व अगर आपको अपने आप पर हो रहा है, तो क्या यह बाधा है? नहीं है। जाहिर सी बात है कि ऑप्शन फर्स्ट यानी चिंता इसका सही आंसर है, यही सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 9 जनवरी को पूछे गए थे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।